हाँ तुमने लगा ली होगी इस क्वेश्चन को, लगा ली तो समझना क्या कहा था, ये एसएचएम कर रहा था फ्रीक्वेंसी एफ और एम्पलीट्यूड ए से। सर इसके जिस समय कैपिटल एम था उस समय फ्रीक्वेंसी एफ है, और आप जान रहे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट कैपिटल एम बाई के रहा होगा। यदि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी एफ बराबर, पलट दो ना इसको, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। और जब इस मास को रख दिया दोनों साथ साथ एसएचएम करने लगा तो हमको ये भी समझ में आया भाई सर दोनों साथ साथ एसएचएम कर रहा है। इस मास को रख दिया और दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ एसएचएम कर रहा है। तुरंत समझ में आ गया सर अब तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम प्लस स्मॉल एम। और एफ डैश और एम में रिलेशन चाहिए तो डिवाइड कर दो, तो एफ डैश बाई एफ, एफ डैश ऊपर रहेगा तो 1/2 पाई रूट के कट जाएगा दोनों में से। और यहाँ आ क्या जाएगा, ध्यान दो, यहाँ आ जाएगा एम अपान एम प्लस स्मॉल एम। और एफ डैश बराबर क्या जाएगा, एफ को इधर फेंक दो, आ गया आंसर, एफ डैश बराबर एफ। अब बात हो रहा है एम्पलीट्यूड का। देखो एम्पलीट्यूड के भी क्वेश्चन इसी तरह लग जाएंगे, थोड़े से तुमको दिमाग खर्चा करने हैं। इसको बंद करें, हाँ एकदम सही, वेरी गुड। अब बताओ यहां कैसे काम करोगे भाई। अब जब तुमने इसको यहां रख दिया था, इक्विलिब्रियम पर रखा गया था, इक्विलिब्रियम में था तब रखा गया, तो नेट फोर्स 0। अब ये आगे जाएगा पीछे होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो इस केस में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा पूरे मोशन, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। तो हम कह सकते थे कि पहले मोमेंटम क्या था इस सिस्टम में, m इंटू वी, इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, m इंटू वी, इक्विलिब्रियम में करवा रहे हैं जिसमें फोर्स 0, और v का वैल्यू इक्विलिब्रियम में a ओमेगा होता तो a कर दिया, और ओमेगा हो गया अंडर रूट के बाई एम। और जब इसको रख दिया साथ साथ एसएचएम कर रहा है, उस समय भी इसका मोमेंटम देखा जाए इक्विलिब्रियम पर, तो अब कहोगे मास कितना हो गया, m प्लस स्मॉल m, मोमेंटम m प्लस m इंटू v का मतलब हो जाएगा a, और ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के अपान m प्लस m। फिर यहाँ एक ही जगह एड है, सही तो निकालना है। इस समझ में आया, एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट समझ में आ रहा है समझ। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, निस्संदेह यहाँ भी आप देखो तो रूट के से रूट के कट जाएगा, ये रूट एम इस रूट एम से कटेगा, ये रूट एम प्लस एम इस रूट एम प्लस एम से कटेगा, ए डैश निकालोगे तो क्या आएगा, तो रूट एम अपान एम प्लस स्मॉल एम, ए डैश क्या आएगा, रूट एम अपान एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए डैश निकल कर आ गया। ये किसका एम्पलीट्यूड आ गया भाई, ए डैश इक्वल टू रूट एम अपान एम प्लस स्मॉल एम, ये ए निकल कर आ गया, ये एम्पलीट्यूड निकल कर इसका आ गया। तो कई जगह इस तरह के क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं बेटा, तो लगा लेंगे कि नहीं बेटा, बोलिए हाँ या ना। अब एक और अच्छा सा कंसेप्ट हम लोग को मिल चुका है, जैसे अब यहीं पर कोई कहता तुमसे कि नहीं भाई ये यम मास का ये है, कोई मास दे दो, यम मास, और ये वेलोसिटी v से चल रहा है, v का वैल्यू भी दे देता और कहता ये इक्विलिब्रियम में है, ये जाकर इससे लड़ गया, बताओ न्यू एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये लड़कर स्टिक कर गया, लड़कर स्टिक कर गया। बताओ ये रुका हुआ था ना, रुका, ये v वेलोसिटी है, यम मास से है, और ये जाकर लड़कर स्टिक कर गया, तो बताओ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। एकदम आराम से दो तरह से कर सकते इसको। पहले तो ऐसे कर सकते हैं, ये जब जाकर लड़ा तो आप जानो मोमेंटम लड़कर स्टिक कर गया, तो मोमेंटम कंजर्व कराओगे, मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो क्या लिखोगे, mv इक्वल टू 2m इंटू वी डैश, यम कट गया, v डैश का वैल्यू v/2 हो गया। लड़ने के बाद इसका मास कितना हो गया, 2m हो जाएगा लड़ने के बाद, और इसका वेलोसिटी v/2। अब कहोगे ये क्या होगा, अभी ये नेचुरल लेंथ पर था, इक्विलिब्रियम पर है, अब ये इसको क्या करेगा, दबाएगा तब तक जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और जहां वेलोसिटी 0 हो गया वही तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा।
और ये नेचुरल पे इक्विलिब्रियम, ये दूरी एम्पलीट्यूड का है। तो क्या इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना नहीं है? जैसे वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लिया यहाँ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर था, ये कितना दबा, x दबा या a दबा, यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा इक्विलिब्रियम से जहां वेलोसिटी जीरो। और इसको लिखेंगे वर्क क्या, -12 k इंटू ए स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक क्या हो गया 0 माइनस हाफ, मास कितना हो गया 2m इंटू v/2 का होल स्क्वायर, v²/4। ये लो 2 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, और ये 2 से ये 4 कट गया। एम्पलीट्यूड पूछा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, v² m/2k, और स्क्वायर हटा दो तो a बराबर क्या आ गया बेटा, v√m/2k हो गया। तो अब तो समझ गए ना, आप कहीं भी क्वेश्चन में आता है एम्पलीट्यूड तो समझ जाते हो। पहले इक्विलिब्रियम देख लो कहां पर उसका है और कहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स जीरो, वहां नेट फोर्स जीरो करके देख लिया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और कहां वेलोसिटी जीरो हुआ वो देख लो, उनके बीच का सेपरेशन ही एम्पलीट्यूड। कई क्वेश्चन में हो जाएगा। और वैसे लगाने वाले लड़के यहीं से लगा भी सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि यह वेलोसिटी कहां है, लड़ने के बाद भी इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरल लेंथ पर है ना, हॉरिजॉन्टल है, नेचुरल लेंथ पर ही इक्विलिब्रियम रहता है। तो इस केस में लड़ने के बाद भी इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ, तो उसका फायदा उठाओ ना। ये v/2 कहां पर वेलोसिटी है, इक्विलिब्रियम पर है, और इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी क्या होता है सिस्टम में, v/2 बराबर a ओमेगा। तो नया a डैश कर देते और ओमेगा √k/2m कर देते, तो मास 2m एक लाइन में आ गए। 2 से √2 से ये कट जाता, √2 आ जाता, a डैश बराबर क्या लिख देते भाई, a डैश बराबर क्या लिख देते बोलो, v √2 यहां आ गया ना, हाँ v सही है ना, √2k √m ऊपर, मतलब ऐसे आ जाएगा v√m/2k। ये देखो एक लाइन में बस ये कि इक्विलिब्रियम वही रह गया है, तो इक्विलिब्रियम पर रह गया तो v बराबर a ओमेगा। अब वहां a ओमेगा रखे ऐसे निकलकर कुछ आया समझ में ये सब बात। ये तो था स्प्रिंग के बारे में, जहां मैं बार बार एक चीज पर बात किया कि इसमें टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है बेटा, मास और के पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स पर भी डिपेंड नहीं करता। हाँ एम्पलीट्यूड क्या है, तो पहले देख लो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है और फिर कहां वेलोसिटी जीरो। यदि इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मिल गया तुमको तो समझ जाए एम्पलीट्यूड मिल गया। इक्विलिब्रियम पर क्या कोई और जगह भी मिल जाए वेलोसिटी, तो जैसे इक्विलिब्रियम पर v बराबर ओमेगा, अन्य जगह होगा तो v बराबर ओमेगा √a² - x²। यक्स का वैल्यू दिया रहेगा ना, इक्विलिब्रियम से कहां का वेलोसिटी दे रहा है, इक्विलिब्रियम से जहां का जितनी दूरी की वेलोसिटी दे रहा है वो यक्स दिया रहेगा, तो भी ये निकल जाएगा वहां से। और नहीं कुछ आता है तो देख लेना भाई, इक्विलिब्रियम से समझ में आ रहा है ना भाई, कहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रहा है और इक्विलिब्रियम कहां है, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। दो कंसेप्ट हमारे पास है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकते हैं, v बराबर ओमेगा √a² - x²। तो जहां पर कह देगा इक्विलिब्रियम है तो x जीरो हो जाएगा, v बराबर a ओमेगा, v पता हो जाए ओमेगा पता हो तो a निकल आएगा। और मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर नहीं है बल्कि किसी अन्य जगह पर है, तो फिर तुरंत हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उस जगह देखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम से कितनी दूरी पर है। अब वो दूरी मिल जाए तो v बराबर ओमेगा √a² - x² में यक्स रखना पड़ेगा, ओमेगा रखना पड़ेगा, v रखोगे a निकल कर आ जाएगा। ये तो था एसएचएम के जनरल बात पर क्वेश्चन बता रहे थे। अब कई जगह स्प्रिंग जोड़ जोड़ के क्वेश्चन आ रहा है, तुम लोग को शायद हम बता चुके हैं, हमको याद आ रहा है कि स्प्रिंग है यदि और ऐसे जुड़ जाए स्प्रिंग सीरीज में, चलिए दो ही जोड़ के देखते हैं, समझा देते, दो का आ जाएगा, तीन तो आई है। पहले ऐसे मत जोड़िए, पहले ऐसे पैरेलल जोड़िए, पैरेलल ऐसे ऐसे ऐसे। स्प्रिंग है, ये K1 है, ये K2 है, और कहा जाए इसको दबाकर छोड़ दिया गया, नया टाइम पीरियड बताइए। जैसे कहता है इसको दबा के छोड़ दिया तो अब फोर्स क्या लगेगा इधर की तरफ, K1 + K2 × x, और ये m × a के बराबर हो गया, डायरेक्शन का अपोजिट हो गया।
यम को नीचे कर दिया, फिर वही टी बराबर निकालोगे तो अब क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स का लेना भाई, है ना। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यम अपान k1 प्लस k2। यही बोले थे पैरेलल में जोड़ दो तो इक्विवेलेंट के क्या हो गया, k1 प्लस k2। पैरेलल में जुड़े नहीं, k बराबर क्या लिख दोगे, k1 प्लस k2। ये इक्विलिब्रियम की बात है। इक्विलिब्रियम में जोड़े तो k बराबर k1 प्लस k2 लिख दिया। अब ये भी बात ध्यान में रख के चलेंगे। अब इसका मतलब जहां जहां पैरेलल हुआ वहां पर हम कह सकते हैं स्प्रिंग को चेंज कर दो। पैरेलल जैसे रेजिस्टेंस में याद होगा, पैरेलल लगता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, याद है। पैरेलल में रेजिस्टेंस में 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R। कह सकते हैं स्प्रिंग कैपेसिटर की तरह मिलता हुआ। कैपेसिटर का भी पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है और सीरीज में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो यहां कर सकते हैं पैरेलल है तो इक्विवेलेंट के निकालना है तो k1 प्लस k2 कर दें। जबकि सीरीज में रहेगा तो कैसे लगेगा वो बात देखा जाए। सीरीज में ये पैरेलल में है बेटा, जहां भी पैरेलल में रहेगा 2 3 4 स्प्रिंग जितना भी रहे k बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे कर सकते। अब सीरीज समझना, चलो समझा ही देते हैं। सीरीज में है 2 स्प्रिंग, मान लो पहले नेचुरल लेंथ पर था, ये k1 और ये k2। अब इसको x खींचो, जैसे इसको x खींचोगे कुछ k1 खींचाएगा कुछ k2 खींचाएगा। और तुम बड़े आराम से x बराबर क्या लिख सकते हो, x1 प्लस x2। अब यदि हम तुमसे यह कहें कि यह x1 ही खींचाया तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला फोर्स क्या k इंटू x1 हुआ कि नहीं। लेकिन दिक्कत ये बात का है सर, ये ma बराबर k इंटू x1 हुआ, लेकिन x1 तो एक स्प्रिंग का केवल कंप्रेशन एक्सटेंशन है। हम तो जब लेते हैं जो SHM में x, वो x क्या होता है बेटा, ये इक्विलिब्रियम से इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x हो रहा है। ये x हो रहा है, वो अलग है कि x1 गया या x2 गया, क्योंकि स्प्रिंग इसी से अटैच है तो इस पर जो फोर्स लगेगा k इंटू x1 है, k1 इंटू x1। अब सर x1 को x के टर्म में कैसे बदलें, इसके लिए बोला जाता है देखो मासलेस स्प्रिंग है, सुन रहे हो ना भाई, तो इधर फोर्स कितना लग रहा होगा k1 x1, तो इधर फोर्स क्या लग रहा होगा k2 x2, और दोनों यहां पर क्या हो जाएगा बराबर, तो k1 x1 इक्वल टू k2 x2 हो जाएगा। अब x2 का वैल्यू तुमको रखना है यहां पर, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा k1 x1 बाई k2। रख दो यहां पर x, यहां पर x तो x रहेगा, x1 कॉमन निकाल लो, तो यहां 1 प्लस k1 बाई k2 है। मतलब x1 बराबर क्या लिखा जाएगा, k2 x1 बराबर k2x बाई k1 प्लस k2। ma इक्वल टू k1 x1 की जगह रखो k2x बाई k1 प्लस k2। यहां m को नीचे ले आ दो। अरे सर ये पूरा ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इस पूरे की जगह यदि हम k रख दें तो यहां आ जाएगा k बाई m इंटू x। ये इक्विवेलेंट k किसके बराबर हो गया, यहां इक्विवेलेंट k जो है वह k1 k2 अपान k1 प्लस k2 हो गया। इसलिए बताना पड़ा बेटा, ये देखा जाए तो ये रिलेशन है 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। मेरा खेल खत्म है, नहीं इतना डिराइव का जरूरत है तुम लोग को कंपटीशन के लेवल। जान जाओ सीरीज में जुड़ा है तो 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, और पैरेलल में जुड़ा है तो k इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3। सीरीज में जुड़ा है तो 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात क्या, और ये पैरेलल में जुड़ा है इसलिए 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3। बल्कि एक बार ये सब डिराइवेशन कराने का उद्देश्य ये है कि एक बार क्वेश्चन कंपटीशन ने पूछा था कि यदि यह a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है
यदि यह ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो समझ जाओ वो वास्तव में क्या बोल रहा है। ए एम्पलीट्यूड माने ए हो गया एक्स, तो वहां बड़ा आराम से ऐसे करेंगे भाई, मैक्सिमम ए है तो इसका a1 प्लस a2 हो जाएगा। अब बड़े अच्छे से फिर समझ जाओ कैसे निकाल लेते हैं अलग अलग, यही निकाले तो थे हम लोग, ऐसे करना तो अलग अलग कैसे निकाल लेंगे। तो कहोगे भाई उस समय k1 a1 जो होगा वो k2 a2 के बराबर होगा। अब तुम्हें a2 निकालना है तो a1 का वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट कर सकते हो ना। a हो गया, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। a1 का वैल्यू हो जाएगा k2 a2 बाई k1 प्लस a2। बड़े आराम से यहां से a2 कॉमन हो जाएगा और यहां लिखाएगा k2 बाई k1 प्लस 1, या a2 बराबर लिखोगे k1a अपान k1 प्लस k2। हो गया, फिर खत्म। समझ में आया सीरीज पैरेलल सबके। यदि सीरीज में है तो 1 बाई के इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 3 होगा, तो 1 बाई के इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3। पैरेलल में है तो k इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 कर। कुछ भी आया आप लोगों को नहीं? एकदम आराम से सब आ जाएगा। पूरा खेल समाप्त हो चुका है। अब इसी तरह से अब लोग घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग करते जाइए। जैसे एक जगह ऐसे कहा गया, देखो देखो ये देखो, एक स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, ये तीसरा स्प्रिंग, यहां पर 2 स्प्रिंग और, फिर ऐसे एक स्प्रिंग और यहां मास यम। तो अच्छे से तो मास यम का और सबके है। अब तुमसे कहा इसका टाइम पीरियड निकालना, कर लोगे कि नहीं? ये तीनों पैरेलल हैं, तो ये 3k, ये 2k, ये k, ये तीनों सीरीज, तो 1 बाई 3k प्लस 1 बाई 2k प्लस 1 बाई k, यही 1 बाई k डैश। नीचे का एलसीएम क्या आएगा 6k, ये 2 प्लस 3 प्लस 6 1 बाई k डैश। k डैश इक्वल टू कितना हो गया 6k बाई 11। टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k डैश माने 6k बाई 11। हो गया, टाइम पीरियड निकल गया। तो क्या ये तैयार हो जाएगा सब लोगों का? ये था सीरीज या पैरेलल में रहे तो कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं। हाँ, एक चीज हम बहुत पहले ही तुम लोग को स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में और बताए थे कि देखो कभी भी स्प्रिंग काटा जाता है, स्प्रिंग काटा जाता है तो k इंटू यल कॉन्स्टेंट होता है। यल नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। कोई कह दे कि हम बीचों बीच कर दिया आधा, एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हाफ कर दिया गया, जैसे स्प्रिंग हाफ करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा मालूम है? डबल हो जाएगा। क्यों? k इंटू यल कॉन्स्टेंट, तो k इंटू यल इक्वल टू k डैश इंटू यल बाई 2, 2 नॉन k डैश बराबर 2k। यदि एक स्प्रिंग उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया तो समझ जाओ क्या हो जाएगा बेटा, k बाई 3, सॉरी हाँ हाँ हाँ, यदि 3 भाग में डिवाइड कर दिया और एक का पूछे तो 1/3 हो गया लेंथ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो गया। इस बेस पे क्वेश्चन लिखो, जल्दी से लिखिएगा। A block attached with a spring and oscillate with time period t. Oscillate with time period t. Oscillate with time period t. If this spring divided in 3 equal part, if this spring divided in 3 equal part and attach in parallel with same block, attach parallel with same block,
फाइंड द न्यू टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन आप लोग करके रखे रहिएगा, अगले वीडियो में बात करें।